बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है जो रोज़ाना रात 1 बजे तक 2 बजे तक आपकी खिदमत में पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर वेयर ब्यूटी स्पीक्स, यानी जहाँ खूबसूरती बोलती है। आज हमारे प्रोग्राम को मज़ीद सेहत रमज़ान को खूबसूरत, भरपूर और रौनक अफरोज़ बनाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मुल्क का एक बहुत ही बड़ा सरमाया, गिरा कदर उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए, और तमग़ा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ हासिल किया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। हमारी खुशकिस्मती के वो आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं सर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब। सर, सेहत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, माय ऑनर, आपने मुझे दावत दी इतनी मोहब्बत से। आपकी आमद का शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के मार्केटिंग मैनेजर जनाब सलमान खान साहब। आपको भी सेहत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। थैंक यू फॉर यू कि आप भी अपनी बेतहाशा मसरूफियात में से टाइम निकाल के, क्योंकि आपके यहाँ जो है तो 29 रमज़ान मुबारक तक क्या चल रहा है डॉक्टर सलमान साहब? मल्टीपल ऑफर्स चल रही हैं हमारे क्लिनिक में, एस्थेटिक क्लिनिक में। हम स्किन सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो उस पर फ्लैट 29% हम ऑफ कर रहे हैं 29 रमज़ान तक ऑन ऑल सर्विसेज। इसी के पैरेलल में हमारा जो मेन ट्रांसप्लांट है उसमें वैसे तो हम 40% ऑफ कर रहे हैं, बट इन द ऑनर ऑफ रमज़ान तो हम एडिशनल 29% ऑफ कर रहे हैं ऑन द लिमिटेड स्लॉट्स। बहुत खूब। रमज़ान एक बड़ा मुक़द्दस महीना है और ये बड़े तकाज़े करता है हमसे खिदमत इंसानियत के, और इसकी रूह जो है तो कुछ अलहदा ही है, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और दुआ है इस माह मुबारक के सदक़े से खुदा प्यारे पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सलामती अता फ़रमाए और उन इदारों को तरक्की अता फ़रमाए जो इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, इसकी भलाई के लिए काम करते हैं, रोज़गार क्रिएट करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के नामवर सनाख़ा मोहतरम जनाब सैयद सलमान उल हक साहब। आपसे इस्तदा है कि बारगाह ताला में गुलाए क़िदत पेश करें और प्रोग्राम को रूह परवर बनाएं। बलगल जो तुम्हारी जाली से मुत्तसिल, जो तुम्हारी जाली से मुत्तसिल है, सोतों के पीछे खजल खजल नहीं, मैं कोई और है और मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो हरम चलो तो बना के सर को कदम चलो, तो बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है और ये गुमान था कई साल से, ये
रोज से मेरे दिल का गुंबद सब्ज से, मेरे दिल का गुंबद सब्ज से ये मामला कोई और है बला गलौला बेका माले कशफत जाबे जमाले हसना जमीओं के साले सल्लु अलैहि व आलिहि। कोई और है? डॉक्टर साहब, माशाल्लाह पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं और माहिर डॉक्टर हैं, और एक ये जो शोबा है डॉक्टरी, मैं भी क्योंकि इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, तो ये ख़ुद बजाते ख़ुद एक खिदमत खल्क है अगर डेडिकेशन और एथिक्स के साथ किया जाए। तो इसके अलावा आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आपने इतने सारे अखुवत इदारे और फलाही इदारे, स्कूल, एजुकेशन और रोज़गार के मौक़े? तो जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो तिब का शोबा है ये बेहतरीन शोबा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर एथिक्स और डेडिकेशन, ऑब्वियसली वो तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल अपने आपकी इखलाकी इक़दार से एन मुताबिक होके करना है, वो कोई भी काम है वो तो किसी भी तरह से हो। तो तिब के शोबा में मसीहाई है, दुख दर्द की दवा है, किसी को आप हौसला देते हैं, उसको तकलीफ़ से निजात देते हैं। तो ज़िंदगी के दिन तो गिने चुने हैं, वो तो एक तयशुदा अमर है, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाते हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर, और सोचने समझने के एतबार से। इसमें कोई मतलब ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड मुकर्रर है, लेकिन जो डॉक्टर है जो तिब के शोबे से मुंसलिक है वो उसके लाइफ स्पैन को कंफर्टेबल बनाता है, आसान बनाता है। क्या बात! तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन बात मैंने अगर अपनी ज़ाती हवाले से करूँ तो मैं समझता हूँ कि इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसे बेहतरीन तरीके से करना आता है। अच्छा, नंबर 1। फिर वो काम करना चाहिए जिससे उसको मोहब्बत है। फिर वो काम करना चाहिए जिसके करने के लिए उसकी सलाहियतें एन उसके मुताबिक हैं, या फिर वो कि जिसके करने से उसकी रूह को तस्कीन हासिल हो। हाँ, वो तो खैर तिब में आती है। लेकिन एक बड़े मशहूर मुसन्नफ़ हमारे गुजरे हैं, मुख्तार मसूद साहब जी, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि वो मुकाम जहाँ ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी मिल जाएं खुशबख्ती कहलाता है। वाह वाह वाह, फिर से अता कीजिए। वो मुकाम जहाँ ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी एक हो जाएं वो खुशबख्ती कहलाता है। क्या 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 क्या। तो इंसान को उस मुकाम की तलाश में रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या? ख्वाहिश कल्बी यानी जो आपके दिल की ख्वाहिश है, और फ़र्ज़ मनसबी जो आप कर रहे हैं या जो आप रोज़गार के लिए कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब किसी ऐसे शख्स को देखें जो मुसव्वर है बेहतरीन, और वो बैंक में नौकरी शुरू कर दे, तो वो ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी का इत्तिसाल नहीं है। ना वो नौकरी सही से कर पाएगा, ना मुसव्वरी सही से कर। तो मेडिसिन का एक बड़ा मुक़द्दस मुतबर्रक पेशा है। तो जैसे होता है हमारे यहाँ के वालिदैन के इसरार पे आपने मेडिसिन कर ली, लेकिन आप फुली अलाइंड नहीं हैं। यानी कि आप MBBS करने के बाद और आला एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी आप मुतमईन नहीं थे कि इसके अलावा कुछ और भी करना चाहिए? नहीं, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने MBBS कर लिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इस शोबा में बहुत आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी सलाहियत जो है वो इस शोबा के मुताबिकत नहीं रखती। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि एक शख्स सारे काम दुनिया के कर सकता हो। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर कोई शायर है तो वो आप कहें कि नहीं भाई तुम प्लम्बर बन जाओ, तो वो एक तजाद रहेगा। तो वो काम करना चाहिए जो आप बेहतरीन कर सकते हैं, और खुदा ने, और ये बड़ी मुश्किल सी बात है। मतलब ये बात, इस बात की तह तक पहुंचना कि वाकई आप ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये एक बड़ी तलाश और जुस्तजू का मरहला है। सलमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं और एक बड़े इदारे पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में मैनेजर मार्केटिंग की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। तो पूछते हैं कि ये जो
सर ने कहा कि तो क्या हमारा नौजवान आज उस काम को कर पा रहा है कि जिस काम को करने का उसका दिल चाह रहा है, या आज भी उसके ऊपर ज़बरदस्ती बड़ों का फैसला या उस पर लादा जा रहा है? कितना खुद मुख्तार है वो अपने फैसले लेने में? सर, दौरे हाजिर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड अब देखेंगे काफ़ी चेंज हो गया है। लोगों का जो माइंडसेट है वो काफ़ी डिफरेंट है। अब लोग अपने स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा सर ने कि स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपकी परफेक्शन है, अगर वो फील्ड आप चूज़ करते हैं तो उसमें मतलब काफ़ी सलाहियत आप अपने दिखा सकते हैं। मज़ीद लर्निंग तो चलती ही रहती है। तो आई वुड से कि ये अब ज़्यादा है कि लोग अब जिस चीज़ का उनके अंदर पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। आज का नौजवान जो है तो अपने पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वालिदैन तो यही चाहते हैं ना कि बच्चा उनका ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो बाज़ औक़ात वो अपनी सोच के मुताबिक कहते हैं कि शायद ये दुरुस्त रास्ता है, लेकिन जैसे सलमान साहब कह रहे हैं कि अब बच्चों में ज़्यादा खुद मुख्तारी है और वो ज़्यादा जुर्रत से इख्तलाफ कर सकते हैं। अदब का पहलू अपनी जगह पे, लेकिन वो बता सकते हैं कि जी ये काम मेरे लिए ज़्यादा बना। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, आपकी दो खिदमात जो है तो बड़ी गिरक़दर देखी जाती हैं। एक तो तालीम के शोबे में आपने बहुत नुमायाँ खिदमत अंजाम दी, और एक रोज़गार की फराहमी के सिलसिले में आपने बहुत नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। तो पहले तो ये बताइए कि ये तालीम का तनासुब हमारे माशरे में कितना है, और इसके साथ साथ ये बताइए कि रोज़गार जो है वो मतलब कितने लोग हमारे मुल्क के, हमारे प्यारे पाकिस्तान के, कितने हम वतन हमारे बेरोज़गार हैं, और एक साथ ही ये भी बता दीजिए कि क्या आपके जहन में प्रोजेक्ट्स हैं कि इस मसले पर काबू पाए। जैसे देखिए, ये दोनों बातें जो आपने की हैं इसका जवाब शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। नहीं सर, अगर आप जैसे लोग भी अगर इस तरह का जवाब देंगे तो मतलब बड़ी नाउमीदी फैल जाएगी। नहीं, ये जो हकीकत तो हकीकत है। नाउमीदी उस वक्त फैलती है जब आप हथियार फेंक दें। अगर आपके दिल में कुछ करने की उमंग है ना, फिर तो आप उम्मीद का पैगाम लेके चले। बिल्कुल सही है। तो मैं जो मायूसी की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। अब इसको आप कैसे इसको कुछ छुपा तो नहीं सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसको तो बल्कि बताना चाहिए, ताकि हम सब गौर व फिक्र करें कि भाई ये बच्चे जिनके लिए कागज़ कलम और किताब नहीं है, यानी जो जहालत के अंधेरों से निकल के जानने के नूर तक नहीं पहुंच सकते, रोशनी को नहीं पा सकते, उनको हमने कैसे लेके आना। तो अब 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। फिर दूसरा मुश्किल, अब आप फिर मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जो स्कूल में है उनके लिए भी मेयार तालीम को बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट की सतह? कहीं भी, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ठीक। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में से जो बच्चे निकलते हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर उस मेयार से पीछे हैं जिसकी बिना पर कोई मुल्क, कौम तरक्की कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमें नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी ले लेनी चाहिए कि चलें यहाँ तो सलमान साहब बात एक तय होगी कि 2.5 करोड़ बच्चा, पाकिस्तान का 2.5 करोड़ बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए, जहालत के अंधेरों को दूर करना चाहिए, उसे उस इल्म की रोशनी उस तक पहुँचनी चाहिए, वो जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ है। 2.5 करोड़ बच्चा बहुत बड़ी तादाद है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है ये बताते हुए। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने इसके साथ ही कहा कि जो नौजवान पढ़ कर निकल रहे हैं वो भी उतनी बैनुल-अक़वामी तौर पे कम्पीट नहीं कर पा रहे, उस एजुकेशन को कम्पीट नहीं कर पा रहे जो दूसरे मुल्कों के लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है, वाकई ऐसा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, सर ने बिल्कुल वजह फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो अब देखें, अब ये दौर बहुत हम आगे निकल गए 2024, अब 2020 के बाद दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो गई। और आप 2023-24 की बात करें, कोरोना की बात कहें, कोरोना के बाद एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आया, चीज़ों के अंदर बहुत चेंज हो गए। अब हमारी यंग जनरेशन में देख लें आप, एक लिमिटेड यहाँ पे उनको एजुकेशन मिलती है, उसके बाद अल्टीमेटली उनको बाहर जाना पड़ता है। जो हाई स्टैंडर्ड की डिग्रीज़ हैं उनके लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं ऑफर। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। यानी कि इसको मैं कहूँ कि हमारा मेयार तालीम भी जो है तो वो कम है। जी, मेयार तालीम में कुछ खामी है। अच्छा, इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। कौन करेगा? यही तो है ना जी। ये देखें, ये आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, रियासत भी करेगी, सबको करना, उस्ताद भी करेगा। तो ये एक मिनहसुल कौम एक
हमारा एक मुश्तरका चैलेंज है, क्योंकि अगर हमने दुनिया में अक़वाम आलम में कोई मुकाम हासिल करना है तो वो मुकाम आपको सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बदौलत, तालीम की बदौलत से। आज के दौर में जंगें क्या कहते हैं तोपों तफंग और तलवारों से नहीं लड़ी जाती, ये मईशत की बेहतरी से, इल्म से, और तीसरी चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि इखलाकियात से। क्या बात, क्या बात। हम और इखलाकियात से तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो वो मतलब देखे ना, एक आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है, आदमियत से इंसानियत का फ़र्क जो है, जो सफ़र है, वो इखलाकियात की मुश्किल है, हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो ये अब मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मैं आपकी बदौलत, आपके तवस्सुत से तमाम सुनने वालों को बिल्कुल आपको कि ये सवाल गौर व फिक्र का तालिब है कि हम मयार तालीम में और इखलाकी इक़दार में बहुत पीछे हैं। मैं ये नहीं कहता बहुत पीछे, मैं ये कहता हूँ हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, हमें खुद तज्ज़िया करना चाहिए, तज्ज़िया करना चाहिए कि आज से 10, 20, 50 साल पहले कहाँ थे, लेकिन कभी हम सोचते थे कि तालीम और तरबियत का लफ्ज़ इकट्ठा होता था। ठीक है, यानी तालीम और जब तक तरबियत नहीं होगी तालीम नामुकम्मल है। तो अब हम तालीम पे तो खासा जोर देते हैं, बड़े महंगे महंगे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन वो तालीम काबिल गौर बात है। नौजवान ज़ाहिर है उनका एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकता है। अच्छा, फिर वापस आप नौजवान पे लाके छोड़ते हैं और नौजवान जो है तो बराबर में मौजूद है, तो बात वहीं पर आ जाती है कि ये जो हमारा नौजवान जो तालीम हासिल करके निकलता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि तालीम इस बात का वादा नहीं करती कि वो आपको मुलाजमत दिलवाएगी, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि नौजवान जो तालीम हासिल करके जब आता है अपनी माश की तलाश में, तो क्या उसको उसकी एप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन और उसकी सलाहियतों के मुताबिक हमारे मुल्क में रोज़गार के मौक़े मिल पाते हैं या नहीं? सर, इसमें अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो नहीं है। जो डिग्रीज़ हम बाहर लेने जाते हैं और उसके बाद वो लेके आते हैं, उस स्टैंडर्ड का जॉब यहाँ पे नहीं ऑफ़र होती आपको, क्योंकि उस लेवल का यहाँ काम ही नहीं हो रहा। उस लेवल का यहाँ काम हो रहा होता तो डेफिनेटली उसकी एजुकेशन भी यहाँ चल रही होती, तो उसके लिए फिर वो लोग बाहर ही अप्रोच करते हैं। एग्जैक्टली, या फिर यहाँ आके भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। इस तरह हमारा ब्रेन नहीं ड्रेन हो रहा। एग्जैक्टली सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे ना सारी चीज़ें। हमारे पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर दुनिया में की अगर हम बात करते हैं, हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात करते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम बहुत पीछे हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मायूस इकबाल अपनी कुश्ती वीरा से ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रतेज़ है। साथी हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब और सलमान खान साहब, जो नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और डॉक्टर साकिब साहब जो हैं तो वो तालीम के शोबे, तालीम की अहमियत पर उन्होंने ज़ोर दिया और बताया कि दुनिया में अगर कोई कौम तरक्की करती है तो उसकी बुनियादी वजह तालीम होती है, और तालीम ही इंसान को शऊर अता करती है। उस शऊर की रोशनी में इंसान अपना रास्ता खुद तलाश करके कामयाबी की मंजिलों तक पहुंच जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो भी थी इक़रा पढ़, यानी कि तालीम हासिल कर। और तालीम हासिल करना हर बच्चे का, हर पाकिस्तान का बुनियादी हक़ है, लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारे प्यारे पाकिस्तान का स्कूल से बाहर है। और डॉक्टर साकिब साहब जैसे लोग जो हैं तो इस कोशिश में सरकर्दा हैं कि किस तरह इन बच्चों को स्कूलों में लाया जाए। वक्त है छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ ही कि दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और आप जानते ही हैं कि सेहत रमज़ान पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और आज खुशकिस्मती से हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के मार्केटिंग मैनेजर जनाब सलमान खान साहब, और जानेंगे उनसे कि ये जो डिस्काउंट ऑफर्स पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ से दी गई हैं करम फरमाओं को, वो क्या हैं और क्यों दी गई हैं, और किस तरह लोग उनसे जो है तो वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, बताइएगा कुछ। बिल्कुल सर, इदारे का कुछ तारुफ करा दें कि आपके यहाँ कौन कौन सी खिदमत फराहम की जाती हैं। सर, पाकिस्तान एस्थेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हमारा एग्जिस्ट करता है, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। हम हैदराबाद में एग्जिस्ट करते हैं, DHA में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा लाहौर गुलबर्ग टाउन में हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारी जो सर्विसेज हैं, हम 4 सेगमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें स्किन है, हेयर है, ओबेसिटी एंड
प्लास्टिक सर्जरी। ओके। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेस्ट जो सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास क्वालिफाइड पूरा स्टाफ है, पूरी टीम है हमारे। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में इट्स अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। एग्जैक्टली, टीम ऑफ हर सेगमेंट की अलग डॉक्टर की अलग टीम है। ठीक है। हर डॉक्टर अलग लीड करता है। स्किन सेगमेंट की बात करते हैं उसमें अलग डॉक्टर्स हैं, ट्रांसप्लांट की बात करते हैं उसमें अलग डॉक्टर हैं, इसमें ओबेसिटी की अगर हम बात करते हैं उसमें अलग हैं डॉक्टर्स, और प्लस हमारा जो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है उसकी टीम और उसके लीडिंग प्लास्टिक सर्जन हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अभी रमज़ान में भी हमने काफ़ी सारी वर्किंग की उसके ऊपर कि मज़ीद हम अपनी आवाम को किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा सर डे बाय डे महंगाई बहुत ज़्यादा। नाम भी पाकिस्तान एस्थेटिक, तो मतलब इस बात की अलामत है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की कि हम किस तरीके से आवाम को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें इस महंगाई के दौर में। अगर आप बात करते हैं एस्थेटिक्स की, क्योंकि एस्थेटिक जो फील्ड है एक बहुत एक्सपेंसिव फील्ड है। बिल्कुल। तो हमारी शुरू से ये कोशिश रही है कि हम मैक्सिमम इसको प्रमोट करें और लोगों को किस तरह से सर्विसेज दें। तो हमने 29% फ्लैट हम ऑल सर्विसेज पर भी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इन द ओकेजन ऑफ रमज़ान, जहाँ पे अगर आप पूरी दुनिया में देखें मल्टीपल सर्विसेज पे और चीज़ों पे डिस्काउंट दिया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं माजरत के साथ डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी कमाई को डबल कैसे कर लें। बिल्कुल। हालांकि रमज़ान ब्लेसिंग है हमारे लिए। बिल्कुल। बहुत चंद लोग होते हैं, खुशनसीब लोग होते हैं जिनको रमज़ान मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ देम। तो हमने यही सोचा कि हमारी ये सर्विसेज हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, उस तबके को हम टारगेट कर सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इसी तरीके जिसको हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो मास है हम उसको टारगेट करें, उसको वो सहूलतें पहुंचाएं जिसकी ख्वाहिश वो भी रखता है, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से, आमदनी ज़रिए आमदनी कम होने की वजह से वो उन अपनी ख्वाहिशात को तकमील नहीं कर पाता। और जब रमज़ान का महीना आता है तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सलमान साहब का कहना है कि हर चीज़ में जो है तो वो महंगाई का तनासुब बहुत बढ़ जाता है, वो खाने पीने की अशिया हों, कपड़े हों, जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की शुरू से ही रवायत रही है कि इस रमज़ान के महीने में वो अपनी सर्विसेज को और अर्जा कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो उनकी सर्विसेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब ये बताइए कि जो रोज़गार के मौक़े और एक आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है, आप उसके भी चेयरपर्सन हैं, तो आपने बच्चों की तालीम का तो बताया कि इतना बच्चा जो है तो वो तालीम से बाहर है, 2.5 करोड़ बच्चा। कितना पाकिस्तानी है जो बेरोज़गार है? डॉक्टर साहब मेरे पास कोई ऐसे फौरी शुमारियात तो नहीं है, एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक, लेकिन बात यह है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो या तो उसको रोज़गार नहीं है या उसको अपनी सलाहियत से कम का रोज़गार करना पड़ रहा है। ठीक है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें हैं ना कि एक आदमी या अगर रोज़गार है भी या उसके आमदनी है भी तो वो इतनी नहीं है जो उस महंगाई को कम्पीट कर सके। जी, मतलब वो उसको अपनी सलाहियत के मुताबिक, जैसे सलमान साहब ने भी बताया कि वो उनकी उतनी उसकी रेम्यूनरेशन नहीं है जो उसकी जितनी उसकी काबिलियत है या जितनी बड़ी उसके पास डिग्री है। तो ये भी आप समझें कि अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर किसी शख्स की 1 लाख रुपए कमाने की सलाहियत है, उसको आप 40,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से उसका तो उन्होंने कहा ना कि यही वजह है कि हमारा नौजवान जो है तो वो दूसरे मुल्क अपने बेहतरीन आदमी भी अंडरपेड है। ठीक है। जो कम सलाहियत वाला है उसको तो कम ही मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेहतरीन सलाहियत का हामिल है उसको भी अगर पूरा मुआवजा नहीं मिलता तो वो अंडरपेड है। सर ये दोनों तीन चीज़ें हैं। तो ये बेरोजगारी, अब फिर इसके हल के लिए हमें इसकी वजूहात जानना पड़ेगी। बिल्कुल। तो हल तो एक तो ये देखें, अगर हम निचली सतह पे देखें तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए रोज़गार के हसूल के 2 रास्ते हैं। या तो वो कोई हुनर सीख लें, मतलब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग। ठीक है। आप कोई हमें हुनरमंदों की भी जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है। और तालीम याफ्ता हुनरमंद हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो हुनर मिल जाए लोगों को, या दूसरा रास्ता ये है कि किसी शख्स के पास हुनर है तो उसको सरमाया मिल जाए कि वो अपना को कारोबार कर सके। बिल्कुल ऐसे। ये 2 चीज़ें दुनिया भर में होती हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ले पाते, अर्ली ड्रॉप आउट्स होते हैं, या हर आदमी तो पढ़ना नहीं चाहता, दुनिया भर में ऐसे होता है जी। तो फिर उन लोगों को या तो वो स्किल दे देते हैं, ठीक है, या फिर उनको इतना। अच्छा, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने पंजाब बैंक के ताउन से लोगों को जो है तो वो रोजगार या एजुकेशन के हवाले से किसी एक हमारा अपना एक निज़ाम है जी जी कि हम लोगों को कर्ज़े हासिल देते हैं। ठीक है। हम उन्हें कहते हैं कि आप अगर कोई काम करने की सलाहियत रखते हैं
तो आपको हम बगैर सूद के छोटा कर्ज देंगे। ठीक है। मसलन एक आदमी आपके पास आता है, वो ज़हीन है और वो कहता है कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो इतना ज़हीन वो है कि एक रेडी ख़रीदे और एक फल की कुछ फल ख़रीद ले और वो रेडी लगा के शाम को 2000 रुपये कमा ले। अब उसके अंदर जुस्तजू भी है, ख्वाहिश भी है, सलाहियत भी है, जहानत भी है, लेकिन उसके पास 40-50 हज़ार रुपये नहीं है। कोई बैंक उसको नहीं देता, कोई दोस्त रिश्तेदार ऐसा नहीं हो जहाँ दे सके उसे। तो हमने एक कर्ज हसन फंड बनाया, तो हम उसमें से उसको कहते हैं ये लो 50 हज़ार रुपये, जाओ जाके अपना कारोबार, छोटे कारोबार, छोटे कारोबार ऐसे 150 कारोबार है। अच्छा, यानी आप साइकिल पंक्चर लगा लें, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाएं। अच्छा, और इन सब लोगों की जरूरत भी है, सोसाइटी को जरूरत है, मतलब प्लम्बर की भी जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत है। सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे लोग जो है तो पायलट नहीं बन सकते। हर आदमी की ख्वाहिश की भी अपनी अपनी लिमिट्स होती है, कोई आगे जाना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। तो उसको 40-50 हज़ार मिल जाए तो वो उसमें भी अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। तो वो लोग जो सलाहियत रखते हैं, नहीं रखते, उनको तो सलाहियत दी जानी चाहिए, टेक्निकल हुनर दिया जाना चाहिए, सरकारी सतह पर भी, प्राइवेट सतह पर भी। और जिनके पास हुनर है पहले से जी, तो उनको फिर आप सरमाया देना चाहिए। तो हमने, आपको सुन के खुशी होगी कि तकरीबन 40 लाख ख़ानदान, यानी क्या 40 लाख लोगों को ये छोटे कर्जे दिए ताकि इससे वो अपना कारोबार। 40 लाख मतलब कई 40 लाख खानदान हो गए ना, एक घर में से एक शख्स। बड़ी बात। तो एक औरत है, वो कहती है मैंने ब्यूटी पार्लर बनाना, आपका एस्थेटिक्स से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका बिल्कुल बड़ा खवातीन के लिए बड़ा अच्छा शोबा है, बहुत अच्छा। अच्छा, उसको लिए वो कहती है एक कुर्सी, एक मेज, कुछ चीजें, मुझे 50,000 लाख रुपए मिल जाए। बिल्कुल। तो अब आप अगर उसने कहीं से ट्रेनिंग भी ले ली तो वो घर बैठे हुए पैसे कमा सकती है। इसी तरह बहुत सारे काम, ख्वातीन को ट्यूशन सेंटर बना लेती हैं, बिल्कुल, सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती हैं, एम्ब्रॉयडरी कर लेती हैं। अब सिंध के आप देहातों में चले जाएं, रली बनाती हैं, टोपियां बनाती हैं, वो कितने खूबसूरत होते हैं, वो सकाफत का हिस्सा बन जाते हैं। और मतलब तो उनको रोजगार देने का बड़ा आसान तरीका है, या उनकी फाइनेंशियल एक्सेस कर दें, यानी उनको सरमाया मिल सके, या उनको फिर हुनर दे दीजिए। तो ये एक तरीका हमने ढूंढा। मतलब हमें सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो देना है ना, तालीम देनी है, तालीम नहीं दे सके तो उसको हुनर देना है, और अगर हुनर नहीं दे सके तो उसको कोई माली सपोर्ट देनी है ताकि वो किसी भी तरह से अपना ज़रिए माश तलाश कर सके। हमें बेरोज़गार नहीं छोड़ने, हमें हर पाकिस्तानी को रोज़गार मुहैया करना है। न सिर्फ रोज़गार मुहैया करना है बल्कि अप्रोप्रिएट रोज़गार मुहैया करना है कि जो उसकी बुनियादी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सके। सलमान साहब, बड़ा खुश मौजू है, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो खूबसूरती का आजकल बड़ा क्रेज़ है लोगों में, मतलब तो क्या ये सिर्फ ख़वातीन ही खूबसूरत होना चाहती हैं या मर्दों में भी इसका कुछ रुझान है? नहीं सर, इसमें अगर हम बात करते हैं तो अब ये वन साइडेड नहीं है। अच्छा, बोथ साइड है, मुकाबला बराबर का है, टक्कर का है, मुकाबला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन ही खूबसूरत नज़र आना चाहती हूँ, मर्दों का भी काफ़ी बहुत ज़्यादा अब तो रुझान हो गया। अब इसमें कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। पहले हम ये स्पेसिफाई करते थे कि जो नौजवान जो नस्ल है उनको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, अपने बालों के हिसाब से, अपने स्किन के हवाले से, अपने वेट के हवाले से, तो सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम एज फैक्टर की बात करते हैं तो अब हम देखते हैं कि बहुत मतलब काफ़ी सारे जो बल्कि सोसाइटी में एस्थेटिक के हवाले से या अपनी प्रेजेंटेशन को लेने के हवाले से अवेयरनेस जो है तो वो बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। अब लोगों का रुझान, मैंने कहा ना सर, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब लोग जो है वो अब नज़र आना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं, उनके प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन वक्त के साथ अच्छा, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। एग्जैक्टली सर, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं आपके। आप अपने आप को या किसी इदारे को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वही आपकी पहचान या आपके इदारे की पहचान बनती है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। इंसान का वेट, बाल हो गए, स्किन से हवाले से चीज़ें हो गई, तो बहुत ज़रूरी है। बाल, आपके ख्याल में बाल एक मर्द की, चलें ख़वातीन को छोड़ देते हैं, बीइंग अ बॉय, बाल एक लड़के या मर्द की शख्सियत का कितना % रोल प्ले करते हैं? मैं अभी आपसे बात करूं तो सर 70%। 70%? एग्जैक्टली सर। हेयर स्टाइल मतलब आपके जो बाल होते हैं वो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है? सर कुछ मैं बेसिकली अपनी रूटीन में है जो अपने DHS के प्रोडक्ट्स तो वो रूटीन में रखता हूँ, वो मल्टीपल सीरम्स और विटामिन C हो, और इसके अलावा जो मल्टी विटामिन होते हैं हमारे
उसको मैं अपना लाइफ का हिस्सा अमजद साकिब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि लोगों को रोज़गार मुहैया होना चाहिए, उनको अप्रोप्रिएट उनके मुताबिक रोज़गार देना चाहिए। सलमान साहब का कहना यह है कि रमज़ान में अर्ज़ा कर देना चाहिए, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मतलब उनको बढ़ा देना चाहिए, कीमतों को कम कर देना चाहिए। उनके इदारे पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ने 29% डिस्काउंट का ऐलान किया है 29 रमज़ान मुबारक तक। और साथ ही उनका कहना यह है कि एस्थेटिक का रुझान जो है वो मर्दों और औरतों में बराबर का पाया जाता है और अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है और अब हर शख्स खूबसूरत नज़र आना चाहता है। तो अगर आप वाकई खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट में आकर अपना मुआयना करा सकते हैं। और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप आएंगे तो आपसे कोई भी कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहाँ खूबसूरती बोलती है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम शख्सियत डॉक्टर जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, सितारे इम्तियाज़ होल्डर हैं, हिलाल इम्तियाज़ होल्डर हैं। और साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के मार्केटिंग मैनेजर जनाब सलमान खान साहब। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो पंजाब हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट है बराए माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन, तो पहले तो बताइए कि डिसेबल पर्सन की हमारे माशरे में या दुनिया में तादाद कितने परसेंट है? जी देखें, डिसेबिलिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है। उनको आजकल हम डिसेबल नहीं कहते, हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि 4 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। हियरिंग, जी, किसी की सुनने की सलाहियत नहीं है, देखने की सलाहियत नहीं है। जी। फिजिकल डिसेबिलिटी है, जी। किसी को खुदा न खास्ता पोलियो है या कोई एम्पुटेशन हो गई है। ठीक है। और फिर चौथी चीज़ है मेंटली चैलेंज्ड पीपल। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कोटा रखा हुआ है डिसेबल पर्सन का, हर मुलाज़िम और तकरीबन 1 से 2% हर जगह पर होता है। लेकिन ये 4 तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। देखिए, जो जिनको बसारत से महरूम है उनकी डिसेबिलिटी का कोई और आलम है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए और तरह के जॉब चाहिए। जो सुन नहीं सकते उनके लिए और तरह के चाहिए। जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको लिए और तरह के चाहिए। तो ये आपका जो इदारा है पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट बराए माजूर अफराद, तो ये क्या इसके अगराज़ व मक़ासिद क्या हैं? इसका यही मकसद है कि मुआशरे में वो अफराद जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनको कैसे सर्विसेज दी जाएँ और कैसे एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाया जाए, प्रोडक्टिव पार्टनर बनाया जाए और उनके सोसाइटी का फाल कारकुन बनाया जाए और उसको इस अमर का एहसास ना हो कि मैं पीछे रह गया हूँ। उसको जैसे कहते हैं एक इंक्लूसिव सोसाइटी कौन सी होती है। एक और भी देखा है, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, कि अगर किसी इंसान में कोई कमी होती है तो उसकी दीगर सलाहियतें जो है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। लेकिन डिसेबिलिटी, हर शख्स डिसेबल है किसी न किसी चीज़ के लिए और हर शख्स एबल है किसी न किसी चीज़ के लिए। बात है, क्या खूबसूरत। अब देखें ना, अगर एक 15 मंजिला की इमारत है तो मैं 15वीं मंजिल पे बगैर सीढ़ियों को तो नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल सही बात है। तो यानी अगर सीढ़ियाँ नहीं हैं तो मैं डिसेबल हूँ। बिल्कुल। सीढ़ियाँ हैं तो मैं एबल हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से और ऐसा भी है कि सीढ़ियाँ हैं और मैं एबल नहीं हूँ। नहीं, मेरी बसारत ठीक नहीं है, ऐनक है तो मैं एबल हो गया, नहीं हूँ तो मैं डिसेबल हो गया। तो इसलिए हर चीज़ का कोई ना कोई इंसान जो इर्तिका के मरहल तय करता है वो यही है ना कि इस कायनात की खूबसूरती के लिए वो कोई ना कोई हर चीज़ हर रोज़ कोई ना कोई क्रिएटिव हल ढूंढता है। क्या बात है। तो ये जो हमारे भाई दोस्त बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटी के शिकार हैं, तो इनके लिए ये अदारा जो है मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मिल के उनकी इन ज़िंदगी को सहल बनाने की कोशिश करता है। तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी, जैसे मैं कह रहा था कि इंक्लूजन का मतलब है पॉलिटिकल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उनके लिए कोई और दुनिया नहीं होनी चाहिए, एक ही दुनिया होनी चाहिए। उनको भी माशरे में वही मकाम मिलना चाहिए जो एक आम इंसान को मिलता है। डिसेबल लोग जो हैं कि किसी भी हवाले से वो डिसेबल हैं, उनकी आंखों की बीनाई नहीं है, उनके कानों में समात नहीं है, उनकी ज़बान में गोयाई नहीं है, या उनका कोई आज़ा काम नहीं कर रहा नहीं है, कुदरती तौर पर नहीं है, या किसी हादसे की वजह से हो गया है, तो वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। उनके साथ भी उसी मसावात का सलूक होना चाहिए जो दीगर नॉर्मल लोगों के साथ होता है। सलमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बताइए कि आपका इदारा पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर एक और भी काम करता है कि वो डिसेबल जो अफराद आपके यहाँ आते हैं तो उनको आप क्या खिदमत फराहम करते हैं? अच्छा सर, इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जितने भी डिसेबल लोग होते हैं
उनको हमारी शुरू से ही कोशिश रही है कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करते हैं, उसमें हम कंसल्टेशन फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट करते हैं। प्लस हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मज़ीद मेडिसिन में या ट्रीटमेंट में आउट ऑफ द बॉक्स जाके नॉर्मल से ज़्यादा डिस्काउंट उनको ऑफर करते हैं। तो हमारी शुरू से ये कोशिश है कि उनको मैक्सिमम जितना हम फैसिलिटेट कर सकें, क्यों जैसे आपने कहा कि वो भी हमारे इस माशरे का हिस्सा है। एवरी डिसेबल हैज़ एन एबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जो कोई डिसेबल है तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होती है, वो उस अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी बना लेता है और उसके साथ वो जी रहा होता है। इंसान के अंदर होती है इसकी जो विल पावर होती है, उससे बहुत कुछ करवा देती है। तो ये डिसेबल इंसान भी आप देख सकते हैं एवरी डिपार्टमेंट, उसमें आप देख लें आपको डिसेबल ज़रूर लोग मिलते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस जो है तो वो नॉर्मल एबल लोगों से ज़्यादा होती है। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और कोशिश हमें करनी चाहिए कि उनको अडॉप्ट करें, बिल्कुल, कि उनको माशरे में तफरीक ना आए, एबल लोग भी डिसेबल लोग भी बिल्कुल उसी तरह माशरे का हिस्सा, और उनमें बड़ी सलाहियतें पोशीदा होती हैं। कभी आप उनके करीब जाके देखें, कभी आप उनसे गुफ्तगू करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो डिसेबल ज़रूर हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो एबल भी हैं। सर, आपको इतने बड़े बड़े एजाज़ात से और तमगा से नवाजा गया, और एक एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं कोई अवार्ड है, रेमन मैगसाय अवार्ड, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, ये क्या है? ये एक रेमन मैगसाय एक फिलिपाइन के सदर थे, और फिलिपाइन के जी, तो वो बड़े प्रोपुअर थे, यानी वो अपने मुल्क में ख़ास तौर पर तबकाती तकसीम के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद थी उनकी। तो वो नौजवान थे, तो दौरान सदारत ही एक हवाई हादसे में वो जान बहक हो गए। अच्छा। तो फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने, वहाँ की हुकूमत ने और कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों ने कहा कि ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट पीपल, जो एक बेहतरीन लीडरशिप का एक अमली मुजाहरा जिन्होंने किया अपनी महदूद ज़िंदगी में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसके नाम पर हम एक रेमन मैगसाय अवार्ड अच्छा, और उन लोगों को देंगे एशिया भर में जिन्होंने गरीबों के लिए, या जिसे आपने कहा कि फन, हुनर, आप पाकिस्तान पहले पाकिस्तानी हैं जिसको? अच्छा, वो हर साल 4 से 5 लोगों को मिलता है। अच्छा, पूरे एशिया के 52 ममालिक में से। ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई 15-16, मतलब ये कोई 60-70 साल से ये चल रहा है। तो अभी तक पाकिस्तान में 15-16 अफराद हैं जो उस अवार्ड के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। कोई किसी के लिए इसके लिए अप्लाई नहीं किया जाता। हाँ, मतलब उस अहलियत खुद ही, मसलन अब्दुल सितार इदी साहब को मिला, और फिर ये TCF ये अशखास को भी मिलता है और अदारों को भी मिलता है। TCF आपका एक अदारा है, सिटीजन फाउंडेशन, जो तालीम के शोबा, बिल्कुल बिल्कुल आ चुके हैं हमारे पास। फिर इसके अलावा अख्तर हमीद खान बहुत बड़ा नाम है। लेकिन हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप जैसी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद है सेहत रमज़ान में। और सलमान साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, जाते जाते नौजवानों के लिए कोई मैसेज आप अगर देना चाहें? सर, इसमें यही है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस दौर में। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन को पकड़ के हमें रखना है और एजुकेशन को लेके हमें चलना है, क्योंकि एजुकेशन की बेस पे बहुत अखलाकियात और तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। किसी भी आप मकाम पे देख लें, एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको लाजमी काम आती है। लोग ये कहते हैं कि जी मैंने डिग्रीज़ ले लिया वो मेरे काम नहीं, ऐसा नहीं है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। एजुकेशन अपनी मैक्सिमम रखें और अपॉर्चुनिटीज़ आर इन द एयर, यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको ग्रैब करना है, सारी चीज़ों को आपने लेके चलना है। तालीम मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। जो आज का नौजवान बहुत तेज़ी है उसके अंदर, वो मतलब एक शॉर्टकट जो है तो वो इख्तियार, आप बताइए ना कि वो बड़ा शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करना है। देखिए, ज़िंदगी में शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं, मतलब जो परसूट ऑफ एक्सीलेंस है वही, ये बड़े मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद आती है। बहुत अच्छी बात कही है। देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे घोर होने तक। क्या बात, तो कतरा ऐसे तो घोर नहीं होता। क्या बात है। तो ये तो ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, दिल लगाएं और टॉप में आने की कोशिश करें। बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे दोनों मेहमानों ने की। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और एक मैसेज जो आज का वो ये है कि तालीम माशरे का बिल्कुल बुनियादी उसूल है। कोई माशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तालीम माशरे के हर फ़र्द का हक़ है। इसके साथ साथ भी
खूबसूरती अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और उसकी हिफाजत जो है वो शुक्रान नेमत के मुतरादिफ है। खूबसूरती जो है तो वो बोलती है, और खूबसूरती हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है, का उसका ताल्लुक़ किसी भी तबक़े हाय ज़िंदगी से क्यों ना हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सलमान साहब ने ऐलान किया है कि उनके इदारे पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ने रमज़ान मुबारक के महीने में 29% तमाम सर्विसेज पे डिस्काउंट का ऐलान किया है, ताकि वो लोग जो अपनी खूबसूरती को या अपनी स्किन की डिजीज़ को या अपने प्रॉब्लम्स को अपने पैसे कम होने की वजह से नहीं सॉल्व करवा पा रहे थे, वो करवा सके इस मुबारक महीने में। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल दोबारा इसी जगह इसी वक्त आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए, और गुजारिश होगी सलमान साहब से कि वो अपने कलाम के ज़रिए प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जो रंग के जामी पे रूमी पे चढ़ा कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत मुझे